हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय इतिहास का टॉपिक नंबर 4 करेंगे, जिसमें गवर्नर तथा वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनका कार्यकाल कब था और वो कहाँ पर कब आए थे और उनके टाइम पे क्या क्या हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है नहीं 1 दिया हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर 2 दिया हुआ है, जिसमें विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, पॉइंट नंबर 2 जो दिया हुआ है, विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ना होके वारन हेस्टिंग होगा, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की जगह पे वारन हेस्टिंग होता तो फिर सही हो जाता। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वारन हेस्टिंग जो था उसका कार्यकाल टाइम पीरियड था 1774। वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसके बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। फिर जो कि इस पद पर 1758 से 60 तक, उसके बाद में 65 से 67 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना रहा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे दिया गया है प्रथम गवर्नर जनरल। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारन हेस्टिंग को ही मानेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर प्रथम गवर्नर सिर्फ लिखा होता तो हम लोग बोलते रॉबर्ट क्लाइव। और सी ऑप्शन जो दिया हुआ लॉर्ड मेयो, इन्होंने हमारी पहली जनगणना करवाई थी और इनकी अंडमान निकोबार में हत्या हुई थी। ये पहला ऐसा गवर्नर था। और लॉर्ड डलहौजी तो था जो इन्होंने व्यापक की नीति अपनाई थी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हम लोग मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन दिया है लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग और डी डफरिन। तो यहाँ पर जो है प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, तो डी ऑप्शन भी दिया हुआ है। बीपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो उपयुक्त में से कोई या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, आप सभी को पता है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 में हुई थी। और क्लाइव का आगमन, इसको हम लगता है कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कोड दिए हुए हैं यहाँ पे वो घटित क्रम में लगाना है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी, सी और डी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं कि कब क्या हुआ था, और इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो एकदम से परफेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन मतलब बक्सर का युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो अगस्त 1765 में हुई थी। और क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था वो 3 मई 1765 में हुआ था। और वारन हेस्टिंग का जो बंगाल गवर्नर का बनना जो था वो 1772 में था। तो इसमें प्रश्न में त्रुटि है और हम लोग इसका ईयर जो है वो देख लिए हैं। अगर कहीं पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा।
और वारेन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताया गया है, जो 1772 में, जो कि गलत है। और वह कलकत्ता का प्रेसिडेंसी बंगाल का गवर्नर 1772 में तथा 74 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। निकटतम सही आंसर बी होगा, पर ऐसा नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से इसको वहाँ पे क्वेश्चन देख के सही कर लीजिएगा। सारे ईयर आपको हमने बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन दिया हुआ है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। डी है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध क्षेत्र में जोड़े। इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। विलियम बेंटिक जो था वो सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत ब्रिटिश साम्राज्य में संग्रहित किया था। ये गलत है। यह ऑप्शन जो दिया है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सुधार क्लाइव को जाता है, ये भी सही है। डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत पर आधारित ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध क्षेत्र से जोड़े, ये भी सही है। जो हमारे यहाँ के बंगाल जैसे, मैसूर जैसे समृद्ध एरिया थी, इनको जीतकर डलहौजी ने ब्रिटिश से जोड़ा और वहाँ पर लूटा, वहाँ पर अपना व्यापार किया। तो इस तरह सी ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा है, तो सी ऑप्शन ही सही माना जाएगा। तो यहाँ पे क्लाइव के समय में असैनिक और सैनिक सुधार हुए थे, और सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना और निजी व्यापार बंद करा दिया था। इसके उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था, और सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी थी कि दोहरा भत्ता बंद किया जाए। दोहरा भत्ता केवल उन्हीं सैनिकों को मिलता था जो कि मतलब बाहर काम करते थे, जो हमारे भारत से बाहर काम करते थे, जिनको बाहर भेज दिया जाता था। और ये 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर काम कर रहे थे, और जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी। फिर जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार किया था, ये भी सही है। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी सुधार में और पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। और विलियम बेंटिक जो था, उसका कार्यकाल 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 वर्षों पुरानी निरंतर युद्ध में संयोजन नीति की तिलांजलि दे दी थी। और भारत के इतिहास में बेंटिक सामाजिक प्रशासनिक सुधारों का कारण का स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी मतलब कि जो विलियम बेंटिक था, वो सती प्रथा का भी अंत किया था, जो राजा राम मोहन राय ने उससे बात करी थी, मतलब उससे रिक्वेस्ट करी थी, तो फिर उन्होंने सती प्रथा में सुधार किया था। विलियम बेंटिक ने ही, उनके कार्यकाल में ही हुआ था। और जो डलहौजी था, वो तो बैबकत की सिद्धांत के अंतर्गत 1848 से 56 तक डलहौजी का कार्यकाल था। उसमें 1848 में उन्होंने सतारा को, जिसके पास उनका खुद का पुत्र नहीं होता था, उनके जो एरिया थे, उनका जहाँ पे शासन होता था, उसको हड़प लेते थे ये लोग। तो फिर 1848 में सतारा को हड़पा, फिर 1849 में जैतपुर संबलपुर को, फिर 1850 में बघाट, 52 में उदयपुर, 54 में झांसी, और फिर 54 में नागपुर का विलय कर लिया। फिर 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय किया कुप्रशासन के बहाने से। अवध पे जो है, अवध में उन्होंने कुप्रशासन की नीति अपनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप शासन चलाने में यहाँ पे शासन नहीं चला पा रहे हैं सही तरीके से, और हम लोग इस पे शासन करके अच्छे से यहाँ का शासन चलाएंगे। उसी को कुप्रशासन की नीति के थ्रू हड़प लिया था अवध को। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन सी स्लीमैन,
बी मिंटो, सी लॉर्ड क्लाइव और डी मेयो। तो फिर ये क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। जो क्लाइव था उसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और ये 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता क्लाइव था और प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला मीर जाफर के और अंग्रेजी सेना की तरफ से क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें मीर जाफर अंग्रेजी सेना से मिला हुआ था। उसके बाद में जो सिराजुद्दौला हार गया था तो मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया था और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो ए ऑप्शन सुजाउद्दौला, बी अस्फाउद्दौला, सी राजा चेतन सिंह और डी में राजा महीप नारायण सिंह। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बनारस विद्रोह के जो राजा थे वहाँ पे राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे जो तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ में भाग कर चुनार किले में शरण लिया था। तो वहाँ पे उसका विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जो हुआ था, बनारस विद्रोह का नेतृत्व वो राजा चेत सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन कॉर्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग, सी वेलेस्ली और डी बेंटिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक के समय में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो थी वो विलियम जोन्स ने करी थी और उस समय का गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग था। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय वहाँ का बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 9, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे संबंधित है? ए ऑप्शन हेस्टिंग, बी डलहौजी, सी हेनरी लॉरेंस और डी हेस्टिंग। तो यहाँ पर बी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हेस्टिंग। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ या इसको काले घेरे की नीति भी बोलते हैं, इस समय जो वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली इससे संबंधित थे। तो यहाँ पे हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ में युद्ध और तथा अन्य भारतीय रियासतों के साथ में बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया था और उद्देश्य था कि केवल अपने राज्य की रक्षा करना अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्य सीमाओं की रक्षा करो ताकि सीमाएं सुरक्षित रहें और कोई दूसरा जो है उस पर शासन न कर सके। और उस समय भय मुख्य था अफ़गानों और मराठों से था। अफ़गानों और मराठों ने अंग्रेजी सेना का बहुत ही विरोध किया था, इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य की शर्त पर इस शर्त पर संभाला कि अवध के नवाब उस व्यय का बोझ उठाएं और वहाँ पर जो अवध की रक्षा बंगाल की रक्षा की तरह की जाएगी, कि मतलब मेरी सेना होगी और सैलरी बंगाल के नवाब से ली जाएगी और हम उसकी रक्षा करेंगे। वेलेस्ली के आने के बाद में जो कंपनी की भारतीय रियासतों के साथ में संबंधों में परिवर्तन आ गया था। फिर वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना था और उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की ओर और सैनिक रक्षा को घेरे में लाने का प्रयत्न किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में रिंग फेस नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन दिया गया है हेनरी लॉरेंस, बी डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग और डी क्लाइव। तो यहाँ पे सी ही ऑप्शन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को रिंग फेस की नीति से संबंध था। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था?
ए ऑप्शन दिया हुआ है क्लाइव, बी कॉर्नवालिस, सी हेस्टिंग और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो था वो 1772 ईस्वी में, और उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 72 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी प्रशासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वह स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले। और वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा और मोहम्मद सिताब राय को पदमुक्त कर दिया था, पदच्युत किया था। उसके बाद में द्वैध शासन की शुरुआत करी थी बंगाल में, और क्लाइव का समय जो था वो 1772 और 65 के बीच में था, और इसी वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में दोहरी प्रणाली को समाप्त किया गया था, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिक और सी क्लाइव, डी लॉर्ड कर्जन। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ए वारेन हेस्टिंग, बी क्लाइव और सी कॉर्नवालिस, डी वेलेस्ली। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो था वो बहुत ही अन्यायपूर्ण और निरंकुश शासक था, और उसके इसी निरंकुश कार्यों को लेकर उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो 1788 से 1795 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे दोष मुक्त कर दिया था। उसके बाद में कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, ना कि अपने लिए किया। और वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं, किंतु B.A. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं कि उनके दोष थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर वह सहसा ही संकट में आ पड़ा हो, तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हों कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। तो वारेन हेस्टिंग राइट आंसर होगा। 1788 से 1795 तक उस पर मुकदमा चला था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ए सर जॉन शोर, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, जनरल डायर। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग, जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में पूरी डिटेल पहले पढ़ ली है। और डी जो है जनरल डायर, वो तो वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, वहाँ पर गोली चलवाई थी। तो इस तरह सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन लॉर्ड मेयो, बी कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड इडली और डी कर्जन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने किया था। न्यायिक और फौजदारी दीवानी न्यायालय श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था में वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर इसकी जो स्थापना थी, जिसको पूर्णतया सुदृढ़ बनाया था, उसका श्रेय जो है कॉर्नवालिस को जाता है, जो 1793 में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर रखी गई थी। इसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था, यानी कि न्यायिक संगठन के प्रणाली के तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? भारतीय सिविल सेवा मतलब कि जो UPSC एग्ज़ाम, UPPCS एग्ज़ाम, उसी को बोलते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन दिया गया है वारेन हेस्टिंग, बी वेलेस्ली और सी कॉर्नवालिस, डी विलियम बेंटिक। तो फिर इसमें कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा।
और कॉर्नवालिस ने न्यायालय की व्यवस्था, फौजदारी, दीवानी, ये सब व्यवस्था और इन्होंने सिविल सेवा का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। बंगाल में गवर्नर जनरल बनने के बाद में कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग करके इसके संबंध में नए नियम बनाए थे। कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए गए और उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का स्वरूप प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय लोक सेवा आयोग का परिवर्तन किसने किया था? ए ऑप्शन दिया गया है, परिवर्तन किया गया था यानी कि किसके शासनकाल में किया गया था? ए बेंटिक, बी कर्जन, ए बेंटिक होगा, बी कॉर्नवालिस, सी कर्जन और डी डलहौजी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को ही पुलिस सुधार और लोक सेवा आयोग का परिवर्तन का जनक और कहा जाता है और इन्हीं के टाइम पीरियड में ये हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? कंपनी बहादुर की शानो शौकत, ए ऑप्शन दिया है कोतवाल, बी दरोगा, सी अमला और डी जमींदार। तो यहाँ पे दरोगा ऑप्शन हो जाएगा। 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील क्षेत्र में थाना स्थापित किया था तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की थी। दरोगा की नियुक्ति पर्यवेक्षण और मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था और किसान दरोगा को कंपनी बहादुर शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे तथा कॉर्नवालिस को ही पुलिस सुधार का जनक भी कहा जाता है और इसने 1793 में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, गाजीपुर। कॉर्नवालिस जो था वो 1786 से 1793 ईस्वी तक उसका शासन था, मतलब उसका कार्यकाल था। उसके बाद में 30 जुलाई 1805 यानी 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। फिर इसे भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त और न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा आयोग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। फिर इसकी मृत्यु जो थी वो 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर यूपी में हुई थी। यही गाजीपुर में इसकी कब्र है। इस्तमरारी, स्थायी बंदोबस्त और न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा आयोग के प्रवर्तक, ये सारे कॉर्नवालिस ने किया था। इसका कार्यकाल 1786 से 1793। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखितों में से कौन सा कथन लागू नहीं होगा? यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बी ऑप्शन भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सी ऑप्शन कंपनी के लिए एक नियत आय प्रबंधन करना, उसके बाद में डी ऑप्शन दिया हुआ भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है कि मतलब वेलेस्ली के लिए कौन सा लागू नहीं होगा, तो सी ऑप्शन लागू नहीं होगा। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना ये वेलेस्ली ने नहीं किया था और दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना किया था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षा ये भी किया था। फिर भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना ये भी किया था। ये सारे काम वेलेस्ली ने किया था तथा सहायक संधि व्यवस्था के द्वारा किया था और कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन ये वेलेस्ली ने नहीं किया था।
ये रॉन्ग आंसर। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए एक सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ जो मोर्चा था वो छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था, तो फिर उसे गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। इस वजह से वेलेज़ली डर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में वेलेज़ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करके और जिससे अंग्रेजी सत्ता का श्रेष्ठता स्थापित हो गई है और नेपोलियन का भय भी टल गया है। और सहायक संधि की शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी जिसका सारा खर्च जो है राज्य देगा और उस राज्य को जो सुरक्षा है वो ब्रिटिश सेना करेगी। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य है किसी राज्य भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा। मतलब कि जो ब्रिटिश के जो दुश्मन हैं उनकी सहायता कोई भी सहायक संधि करने वाला राज्य नहीं कर सकता था। उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को नौकरी भी नहीं देगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले और सी दौलत राय सिंधिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलत राय सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे, तो बाजीराव द्वितीय जो था सिंधिया का साथ दे रहा था और वो 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी थी। परिणामस्वरूप जसवंत होलकर की जो सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया था। फिर बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन की जो संधि हुई थी 1802 में, फिर वहाँ पे शरण ली और 31 सितंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि कर ली। इस संधि के द्वारा जो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षकता स्वीकार करी और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो इस तरह राइट आंसर ए ऑप्शन पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22, 1802 की वसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुए थे? ए ऑप्शन अंग्रेज बाजीराव प्रथम, बी अंग्रेज बाजीराव द्वितीय, सी फ्रांसिस बाजीराव प्रथम, डी डच बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में ऊपर पहले पढ़ लिया है, जो कि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय वसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम और सी दिया है पेशवा बाजीराव द्वितीय और डी ट्रावणकोर का राजा। तो यहाँ पर दिया है पहला शासक, तो फिर यहाँ पे होगा अवध का नवाब पहला शासक था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। अगर पूछेगा मराठा तो फिर ऑप्शन हो जाएगा, मराठा के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर, वेलेज़ली ने सहायक संधि को अस्वीकार किया था। वेलेज़ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व जो था वो अस्तित्व पहले से ही था और संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दिया था। उसके बाद में क्लाइव के कार्यकाल में लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपना ली थी। फिर वेलेज़ली ने इस विशेषता केवल यह थी कि इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं से संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध के नवाब से हुई थी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आपको ये सीरीज समझ में आ रही हो
तो आप लाइक एंड शेयर तथा कमेंट कर दीजिएगा। ये आपके UPPCS RO की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। थैंक यू।